रूस के खतरनाक हथियार तालिबान के खूंखार लड़ाकों के पास आएंगे। ये खबर रूस और अफगानिस्तान दोनों देशों के दुश्मनों के लिए खतरनाक है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने जिस समझौते पर साइन किया, उसके बाद सारी दुनिया में इस नई दोस्ती पर चर्चा हो रही है। एक दौर था, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में सोवियत टैंक धधका करते थे। मुजाहिदीन के रॉकेट मॉस्को की महाशक्ति को चुनौती देते थे, जिन्हें एक दूसरे का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि 4 दशक बाद वही रूस और अफगानिस्तान अब दोस्ती की मेज पर आमने सामने बैठे हैं। सवाल है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य समझौता है या एशिया की नई ताकतों का जन्म? क्योंकि इस बार दांव सिर्फ काबुल का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का है, जिसे यह समझौता प्रभावित हो सकता है। अफगानिस्तान और रूस के बीच हुए समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सैन्य तकनीकी सहयोग है। इसके तहत रूस और तालिबान के बीच हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। यानी सबसे खतरनाक लड़ाकों के पास सबसे उन्नत हथियार आ जाएंगे। रूस और अफगानिस्तान के बीच सहयोग केवल हथियार खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। रूसी हथियारों का निर्माण भी काबुल में होगा। इसके लिए उत्पादन का लाइसेंस और तकनीक रूस अफगानिस्तान को सौंप सकता है। अब तक तालिबान अमेरिका और रूस के छोड़े गए हथियारों से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब तालिबान खुद हथियार बनाएगा और अपने दुश्मनों पर चलाएगा। तो रशिया रियलाइज कर रहा है आसपास जो सारा हो रहा है कि मेरी नेबरहुड में मुझे फिर से अपना दबदबा, पार्टनरशिप बनानी चाहिए। और उधर तालिबान को भी एहसास है कि रशिया जैसा एक स्ट्रॉन्ग मित्र अगर हमारा कोऑपरेशन ज़्यादा हुई तो उनको भी एक कॉर्नर सपोर्ट का थोड़ा मिलता है, क्योंकि अमेरिका तो उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, सैंक्शंस लगा रखे हैं। रूस और अफगानिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसे सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते का नाम दिया गया है। इससे नए हथियारों की खरीद, हथियारों के निर्माण के अलावा भी अफगानिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। तालिबान के लिए सबसे बड़ी व्यवहारिक जरूरत आधुनिक हथियार खरीदना नहीं, बल्कि उसके पास पहले से मौजूद सैन्य संसाधनों को चालू रखना है। अफगानिस्तान में आज भी बड़ी संख्या में सोवियत काल के टैंक, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और तोपखाना मौजूद हैं। दशकों के युद्ध और प्रतिबंधों के कारण इनमें बहुत से उपकरण निष्क्रिय या खराब स्थिति में हैं। लेकिन अब रूस इसे फिर से चालू करने के लिए तैयार हो गया है। पास आज भी सोवियत दौर के भारी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। इसमें 100 से ज्यादा T-55 और करीब 100 T-62 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों पुराने टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। लगभग 350 BMP-1 और 150 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा सैकड़ों हॉविट्जर तोपें, हजारों मोर्टार और रॉकेट सिस्टम भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान के पास रूसी मूल के Mi-17 और Mi-8 जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, वही Mi-24 और Mi-35 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान अब अपने सोवियत काल के हथियारों को कब्रिस्तान से निकालकर फिर से जिंदा करने जा रहा है। ये जो जंग है इनकी आपस में तालिबान और पाकिस्तान की काफ़ी कुछ ज़मीनों पे इन द सेंस होती है, घाटियों में होती है, जहाँ हेलीकॉप्टर्स यूज़ करे जा सकते हैं। तो इसी मकसद से हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जा रहा है। ये हथियार 1889 में काबुल से सोवियत संघ के सैनिकों की वापसी के बाद छोड़े गए थे। 1990 के दशक के गृह युद्ध और 2021 में अफगान आर्मी के पतन के बाद तालिबान के पास पहुंच गए थे। रूस अब इन्हें आधुनिक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसकी तकनीक रूस के पास मौजूद है। रूस अफगानिस्तान को सैन्य उपकरण, हथियार और उनके पुर्जे उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा इन पार्ट्स को अफगानिस्तान में बनाने या जोड़ने की अनुमति भी दी जाएगी। रूस अगर रक्षा तकनीक साझा करता है तो अफगानिस्तान को हर छोटी बड़ी मरम्मत के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो अपने सैन्य उपकरण खुद संभाल सकेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त अभ्यास का समझौता भी हुआ है। मतलब रूस तालिबान लड़ाकों को आधुनिक युद्ध और सुरक्षा तकनीकों की ट्रेनिंग देगा। समझौता इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी हुआ है, जिससे अफगानिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन सबसे ज्यादा बेचैन हैं।
काफ़ी सारा दारोमदार इस चीज़ पर रहेगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बरखिलाफ़ कितनी ज़्यादा और ज़बरदस्त कार्रवाई करता है। पाकिस्तान दोबारा से एक ऐसा प्रॉक्सी बनता है अमेरिका के, जो अफ़गानिस्तान में तबाही मचाएंगे, तो रशिया तो आगे बढ़ता जाएगा इस कोलैबोरेशन में। ये तालिबान सरकार के साथ किसी भी देश का पहला औपचारिक सैन्य समझौता है, जो तालिबान को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी फायदा दिलवाएगा। तालिबान के लिए समझौते का सबसे बड़ा लाभ अंतर्राष्ट्रीय वैधता है। 2021 में सत्ता में लौटने के बाद उसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। रूस पहले प्रमुख देशों में शामिल हुआ जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी और अब सैन्य सहयोग भी शुरू कर दिया है। यानी अफगानिस्तान इस समझौते के साथ दुनिया के अलगाव से बाहर निकल सकता है। रूस जैसे यूएनएससी के स्थायी सदस्य और परमाणु शक्ति के साथ खुला सहयोग तालिबान को यह संदेश देने में मदद करता है कि वो अब केवल एक विद्रोही संगठन नहीं बल्कि एक सरकार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। रशिया की तालिबान सरकार को मान्यता पहले देने के बाद ये कदम जो रशिया ने उठाया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल स्वीकार किया है रशिया ने उसको, और कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप है खासकर डिफेंस क्षेत्र में, मेरे ख्याल से वो मजबूत कर दी है इस चीज़ से। वैसे ऐसा भी नहीं, इस समझौते से सारे फायदे सिर्फ तालिबान को होने वाले हैं। रूस के लिए यह समझौता केवल अफगानिस्तान से जुड़ा मामला नहीं बल्कि मध्य एशिया की व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, और कुछ विश्लेषक इसे यूक्रेन के खिलाफ नए दांव के तौर पर भी देख रहे हैं। पिछले साल रूस और उत्तर कोरिया की सैन्य साझेदारी ने दुनिया को चौंका दिया था। कुर्स्क मोर्चे पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी और हथियारों की सप्लाई के बाद अब नई अटकलें जन्म ले रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरह तालिबान लड़ाकों को भी उतारा जा सकता है। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति इतनी तंग है कि वो तालिबान सरकार को मुफ्त सैन्य सहायता नहीं दे सकता। वहीं तालिबान सरकार के पास बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदने के लिए धन नहीं है, जिससे वो मॉस्को की नजर में एक महत्वपूर्ण सैन्य व्यापारिक साझेदार बन सके। इसलिए अफगानिस्तान और रूस के बीच लड़ाकों और हथियारों की अदला बदली हो सकती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के दौरान, तालिबान के युद्ध के दौरान, तालिबान की हुकूमत के दौरान उनके पास सभी लड़ाकू हैं, वहाँ पर सभी के पास हथियार है। इन लोगों ने पूरी उम्र तो लड़ाई लड़ी है, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर तालिबान के लड़ाके अब रशिया में जाकर रशिया की तरफ से यूक्रेन के बरखिलाफ लड़े। इसकी बहुत बड़ी संभावना है। इसके अलावा रूस की कोशिश आईएसआईएस खुरासान को रोकना भी है। रूस को डर है अगर अफगानिस्तान अस्थिर हुआ तो आतंकवादी समूह तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों तक फैल सकते हैं। इन सभी देशों पर अभी भी रूस का प्रभाव बरकरार है। रूस आरोप लगा चुका है ब्रिटिश और कुछ और पश्चिमी देशों की एजेंसियां अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान को मजबूत कर रही हैं, जो रूस और तालिबान दोनों के लिए खतरा है। इसको बड़ा चोला जो पहनाया जा रहा है वो ये कि काउंटर टेररिज्म के लिए एग्रीमेंट है, वो तो एक ऑब्जेक्टिव है ही, बट जो असली फ़ायदे का ऑब्जेक्टिव है दोनों देशों को, वो है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जो एग्रीमेंट का नाम ही है, जिसके चलते अफगानिस्तान की मिलिट्री में मसल आएगी। रूस अफगानिस्तान से दोस्ती के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में मॉस्को दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि उसके पास अब नए साझेदार हैं। इसके अलावा रूस की पहुंच अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक भी हो जाएगी। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा, दुर्लभ खनिज और अन्य रणनीतिक संसाधनों के बड़े भंडार होने का अनुमान है, जिस पर चीन और अमेरिका दोनों की नजर है। लेकिन अफगानिस्तान और रूस की दोस्ती से सबसे ज्यादा डर उस आतंकी देश को लग रहा है जिसने आसमान से काबुल पर मौत बरसाई, और रूस से डील के बाद तालिबान ने सबसे पहले उसी पाकिस्तान को समझने की धमकी दी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने रूस के साथ डील करके लौटने के बाद सबसे पहले यही बात अपने लोगों से कही, और यही बात मुनीर की आतंकी सेना और शहबाज शरीफ के टेंशन बढ़ा रही है।
पाकिस्तान भी समझ चुका है रूस से जो हथियार तालिबान को मिलने वाले हैं उनका इस्तेमाल तालिबान कहां करे। रूस और तालिबान की इस डील में सबसे ज्यादा किसी टैंक, मिसाइल या हेलीकॉप्टर की नहीं है। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा आसमान की है, क्योंकि तालिबान के रक्षा मंत्री ने जिस एक शब्द को बार बार दोहराया वो था एयर डिफेंस। आखिर ऐसा क्या है जिससे काबुल दावा कर रहा है अब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान पहले की तरह अफगान सीमा के भीतर नहीं आ पाएंगे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस्लामाबाद को डराने वाले इस सवाल का जवाब कोई रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। मुल्ला याकूब की इसी बयान की वजह से रूस अफगानिस्तान समझौते में सबसे ज्यादा चर्चा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कई बार सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अफगान क्षेत्र में हवाई हमले किए। आमने सामने की लड़ाई में अफगानिस्तान से पिटने के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक चलाकर अफगानिस्तान में कई एयर स्ट्राइक की। एयर डिफेंस नहीं होने की वजह से अलग अलग हमलों में अफगानिस्तान में लगभग 800 मासूम लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन अब रूस से डील करके अफगानिस्तान इस पाकिस्तानी आसमानी आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। जो एक स्टेप इन्होंने लिया है रशिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम खरीदने का, वो इसी के लिए है कि ताकि जो पाकिस्तान से उनके ऊपर हवाई हमला हो वो उससे अपने आप को बचाए। रूस के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अफगानिस्तान को रूस से क्या मिलेगा? जहां तक S-400 और S-300 जैसे एयर डिफेंस का सवाल है, अफगानिस्तान के पास फौरन इनका पहुंचना मुश्किल है। S-400 बेहद महंगा, तकनीकी रूप से जटिल और रणनीतिक महत्व वाला सिस्टम है। इसे तालिबान को देने पर अमेरिका और नेटो देशों की तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अलावा तालिबान के पास अभी ऐसे सिस्टम को संचालित और बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी ढांचा भी मौजूद नहीं है। ऐसे में रूस से अफगानिस्तान को मध्यम दूरी की वायु सुरक्षा के लिए बुक M3 और S-350 वित्याज जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं, जो लगभग 45 से 70 किलोमीटर की दूरी तक विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा रूस अफगानिस्तान को मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी उपलब्ध करवा सकता है। मुल्ला याकूब के बयान के बाद अनुमान लगाया जा रहा है S-350 वित्याज के अलावा अफगानिस्तान को रूस से पैंस्टर S-1 एयर डिफेंस मिल सकता है। ये एक मोबाइल सिस्टम है जिसमें मिसाइल और 30 मिलीमीटर की तोप दोनों लगी होती है। इसकी मिसाइल लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा रूस अफगानिस्तान को टॉर M2 सिस्टम भी दे सकता है। ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को मार सकता है। काबुल में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के खतरे को ये काफी हद तक कम कर देगा। एयर मार्शल मुनीर को पता हो कि अगर हमारे जेट्स जाएंगे तो रिस्क है कि वो मारे जाएं, केवल रिस्क ही है। अगर ऐसे में वो अवॉइड करेंगे अनलेस की बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि भेजा और गलती से अगर एक इनका कोई गिर गया जेट तो बहुत बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की होगी। वैसे ये भी वक्त की बात है। एक दौर था 80 के दशक में सोवियत संघ से लड़ने वाले अफगान मुजाहिदीनों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। यही अफगान मुजाहिदीन बाद में तालिबान बन गए। अफगानिस्तान में 10 साल के युद्ध में सोवियत संघ ने लगभग 15,000 सैनिक खोए।
कुछ एजेंसियां ये आंकड़ा 26,000 से ज्यादा बताती हैं। इस युद्ध में लाखों रूसी सैनिक घायल और बीमार हुए। रूस की अगुवाई वाले सोवियत संघ ने अरबों डॉलर खर्च किए और अपनी सुपर पावर इमेज खो दी। इस युद्ध ने न सिर्फ अफगानिस्तान को तबाह किया बल्कि सोवियत संघ की कमर भी तोड़ दी। और इन सब के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। लेकिन अब समय का पहिया घूमा है। रूस की तकनीक से अफगानिस्तान की सेना और मजबूत होगी। मदद पाकिस्तान के लिए चुनौती बन चुके तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी और इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। यानी रूस पाकिस्तान से अपना पुराना बदला भी ले पाएगा। लेकिन भारत समेत दूसरे देशों पर इस दोस्ती का क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा भी दुनिया में चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है तो भारत सबसे अच्छा मित्र। पाकिस्तान के काबुल पर हमले की निंदा करने वाले भारत ने भले ही तालिबान सरकार को मान्यता ना दी हो, लेकिन अफगान जनता की मदद जारी रखी है। गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन, एम्बुलेंस, छात्रवृत्ति, आपदा राहत और विकास परियोजनाओं के जरिए भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में खून बहा रहा है, यानी युद्ध कर रहा है। रूस अफगानिस्तान डील के बाद पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ेगा। रूस और तालिबान की बढ़ती नजदीकी से मध्य एशिया तक पहुंच के नए रास्ते मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये वही मौका है जिसका नई दिल्ली वर्षों से इंतजार कर रही थी, या फिर अफगानिस्तान एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों के बीच नए ग्रेट गेम का मैदान बनने जा रहा है? इतिहास गवाह है, जब जब अफगानिस्तान वैश्विक राजनीति का केंद्र बना है, तब तब पूरे क्षेत्र पर इसका असर पड़ा है। लेकिन इस नई दोस्ती का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को अपनी सैन्य और राजनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान बॉर्डर पर झोंकना होगा। यानी पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस जाएगा, पूर्व में भारत और पश्चिम में अस्थिर अफगान सीमा। अफगानिस्तान अगर स्ट्रॉन्गर होता है तो पाकिस्तान वहाँ पर इरोड होता जाएगा, पाकिस्तान को वहाँ और ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो वही इटसेल्फ हमारे लिए एक तो फायदा है। दूसरी ओर रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है। अगर मॉस्को और काबुल के संबंध मजबूत होते हैं तो नई दिल्ली के लिए अफगानिस्तान के साथ संवाद, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। अगर रशिया, अफगानिस्तान और इंडिया की आपस में सहमति होती है और अलायंस बनती है, नॉट नेसेसरली मिलिट्री अलायंस, तो कुछ हद तक इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं, खासकर जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, उनको सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, कुछ हद तक वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे और अफगानिस्तान भी कुछ हद तक बच के रहेगा। यही वजह है रूस अफगान डील से भारत को ज्यादा लाभ और पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होने वाला है।